नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आज हम रचनात्मक लेखन करेंगे। बच्चों, इस वीडियो में 3 विषय हैं: अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन और पत्र लेखन। सबसे पहले हम अनुच्छेद लेखन करेंगे। अनुच्छेद लेखन आप सभी के लिए नया नहीं है, आप सभी इसके बारे में जानते हैं क्योंकि आपने पिछली कक्षाओं में भी इसे किया है। सबसे पहले अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं? आपस में एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का एक ऐसा समूह जिसमें किसी बड़े विषय के एक भाग या उपभाग का वर्णन किया जाता है, उसे अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद लिखते समय बच्चों आपको ये बातें ध्यान में रखनी है कि अनुच्छेद अधिक से अधिक 100 शब्दों का होना चाहिए, वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, भाषा सरल किंतु प्रभावशाली हो। अनुच्छेद में भूमिका तथा उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार हम निबंध लिखते समय भूमिका और उपसंहार लिखते हैं, उस प्रकार आपको अनुच्छेद में ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। अनुच्छेद केवल एक ही अनुच्छेद लिखा जाना चाहिए, अनुच्छेद बदलने की भी आवश्यकता नहीं होती है। यदि हम अनुच्छेद के आरंभ में अनुच्छेद से संबंधित सूक्ति, उदाहरण या कविता की पंक्ति लिख दें तो वह और भी अधिक प्रभावशाली बन जाता है। अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन में बहुत अंतर है। जब हम किसी विषय पर अपने भाव या विचार विस्तार से प्रकट करते हैं तो उसे निबंध लेखन कहते हैं, किंतु जब हम किसी विषय पर अपने विचार संक्षेप में प्रकट करते हैं तो इसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। या बच्चों, आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है। 2 बालक खिलखिलाकर खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन इनके पहनावे से उनकी जाति का बोध हो रहा है। हाँ बच्चों, इसी से संबंधित हमारा विषय है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब अर्थात धर्म या जात हमें ये नहीं सिखाती है कि आपस में बैर भाव रखें, हिंसा करें, एक दूसरे के बारे में बुरा सोचें। बच्चों, संसार में अनेक धर्म हैं, चाहे उनकी अन्य बातें अलग अलग हो, परंतु एक बात जो सब में सामान्य रूप से पाई जाती है वह यह है उनके उच्चादर्श। संसार के सभी धर्म व्यक्ति को अच्छाई की राह पर ले जाते हैं। कोई भी धर्म हमें हिंसा या ईर्ष्या के मार्ग पर अग्रसर नहीं करता। इसीलिए इकबाल ने कहा है, ये जो पंक्ति है वो इकबाल के द्वारा कही गई या लिखी गई है। उन्होंने कहा है कि मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में बैर रखना। इससे संबंधित और वाक्य यहाँ लिखे हुए हैं कि ये जो पंक्ति है वो आज के संदर्भ में बहुत ही प्रासंगिक है, जहाँ एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के प्रति असहिष्णु होते जा रहे हैं। हम अपने धर्म को बहुत ऊंचा और बहुत अच्छा समझते हैं और दूसरों के धर्मों की निंदा करते हैं। क्या उनके ऐसा करने से हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब बच पाएगी? यह एक विचारणीय प्रश्न है। संसार में बहुत सारे धर्म हैं। सभी धर्म अपनी अपनी मान्यताओं, आस्थाओं, विश्वासों, सिद्धांतों एवं जीवन दर्शन पर आधारित हैं। इस प्रकार इन धर्मों में अनेक रूपता दृष्टिगोचर होती है, परंतु यदि गहनता से देखा जाए तो सभी धर्मों के मूल में अद्भुत साम्य पाया जाता है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, अनेक धर्म हैं, लेकिन और हर धर्म के अलग नियम हैं। हम सभी धर्मों के नियमों को मान्य करते हैं, लेकिन सभी धर्म के मूल में उनकी गहराई में एक ही समानता है कि आपस में खुशी से रहो, मिल बांट कर रहो, किसी का बुरा ना सोचो, हमेशा सभी का भला करो। इस प्रकार कुछ बातों एवं सिद्धांतों में ये अवश्य अलग हो सकते हैं, पर वे उनके बाह्य स्वरूप हैं। जैसे कोई धर्म मूर्ति पूजा का समर्थन करता है तो कोई उसका विरोध करता है, कोई पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था रखता है तो अन्य नहीं। परंतु संसार के सभी धर्म नैतिकता का ही दूसरा नाम है। संसार के विभिन्न धर्म हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, बुराई से अच्छाई की ओर तथा पाप से पुण्य की ओर ले जाते हैं। फिर कोई भी धर्म वैर भाव को उत्पन्न करने वाला या बढ़ाने वाला कैसे हो सकता है? यदि कोई धर्म बैर, हिंसा, क्रूरता, घृणा, वैमनस्य तथा शत्रुता की शिक्षा देता है
तो फिर उसे धर्म नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार हम किसी स्थान पर पहुंचने के लिए कई मार्गों से होकर जा सकते हैं, उसी प्रकार जीवन में अच्छाई और पवित्रता लाने के लिए किसी भी धर्म का आश्रय ले सकते हैं। इसलिए यहाँ देखिए ये पंक्ति लिखी हुई है, पथ का बंटवारा हो सकता है लेकिन मंजिल का नहीं। पथ अर्थात रास्ता, पथ का हो बंटवारा, मंजिल को तुम न बांटो। किरणों का हो बंटवारा, सूरज को तुम न बांटो। सूरज एक ही है, एक ही सूरज पूरी पृथ्वी पर अपना प्रकाश फैलाता है, अपना प्रकाश देता है। उसी सूर्य की किरणों से यह सृष्टि प्रकाशमान है, अलग अलग किरणों से। उसी प्रकार रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल सभी की एक होती है। ईश्वर एक ही है। सभी धर्मों के मूल में जो बातें लिखी हैं वो सब समान हैं। इसीलिए मजहब हमें कभी भी वैर भाव रखना, बुराई करना या दुर्गुण करना हमें नहीं सिखाता है। हमें हमेशा खुशी से और प्रेम से रहना चाहिए। इससे संबंधित आपको इस विषय पर अनुच्छेद लिखना है। यह आपका अनुच्छेद का विषय है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इसके बाद हम संवाद लेखन करेंगे। संवाद लेखन भी आपके लिए नया नहीं है, आपने पहले भी किया है। दो व्यक्तियों या इससे भी अधिक लोगों के बीच हुई बातचीत को संवाद या वार्तालाप कहते हैं। व्यक्तियों के बातचीत का ढंग अलग अलग होता है, उनके संवाद उन्हीं के अनुसार लिखना ही संवाद लेखन कहलाता है। संवाद लेखन में आप जैसे कि हंस रहे हो या क्रोधित हो या रो रहे हो, तो आपने देखा होगा पुस्तकों में नाटक जब लिखा होता है तो उसमें हर व्यक्ति के सामने, जैसे कि मोहन है, उसके बाद में कोष्टक में उसके भाव लिखे होते हैं। हंसते हुए कहा, कमरे में प्रवेश करते हुए कहा, क्रोधित होकर कहा। इस प्रकार आप संवाद लेखन में इनका प्रयोग कर सकते हो। संवाद लेखन के लिए ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि संवाद बहुत बड़े बड़े नहीं होने चाहिए, छोटा होना चाहिए, प्रभावपूर्ण होना चाहिए, उसकी भाषा सरल और व्यक्ति के अनुरूप हो। आप अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे, जैसी आप बोलचाल में उसका प्रयोग करते हैं वैसी भाषा का प्रयोग ना करें। संवाद हाव भाव दर्शाते हों। हाव भाव अर्थात जैसे कि व्यक्ति जैसे कि बाहर से घूमकर आ रहा है या वो खुश है या दुखी है, उसके हाव भाव उस संवाद में झलकने चाहिए। या तो फिर आप संवाद ही उस प्रकार से लिखिए या तो कोष्टक में उनके हाव भाव लिख सकते हैं। विषय का ध्यान रखकर उससे संबंधित बातें हों। ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं बेटा बच्चों, क्योंकि आप जब भी संवाद लिखते हो तो संवाद लिखते रहते वो अचानक से विषय से अलग ही हो जाता है। आपको उसी विषय पर संवाद लिखना है, विषय से हटकर बातचीत नहीं करनी है। संवाद लेखन का ये विषय है हमारा मशीनीकरण का हस्तकला उद्योगों पर प्रभाव। यही विषय से संबंधित हमारा पाठ था। लाख की चूड़ियाँ। इस विषय पर आपको दो मित्रों के बीच संवाद लिखना है। सबसे पहले हम जानेंगे हस्तकला उद्योग अर्थात क्या। ये देखिए, हस्तकला ऐसे कलात्मक कार्य को कहते हैं जो उपयोगी होने के साथ साथ सजाने के काम आता है तथा जिसे मुख्यतः हाथ से या सरल औजारों की सहायता से ही बनाया जाता है। ऐसे कलाओं का धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व होता है। इसके विपरीत ऐसी चीज़ें हस्तशिल्प की श्रेणी में नहीं आती जो मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं। जैसे कि लाख की चूड़ियाँ हस्तकला से संबंधित है। उसका धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व किस प्रकार था, क्योंकि वो सुहाग का जोड़ा था। और यदि कांच की चूड़ियाँ जो मशीनों से बनाई जा रही थी वो हस्तकला के अंतर्गत नहीं आती हैं। यहाँ देखिए हस्तकला से संबंधित कुछ चित्र यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये औरतें बांस से चटाई बना रही हैं। कई सारी चीज़ें हस्तकला में बनाई जाती हैं, जैसे डलिया, चटाई, हाथ के पंखे, सूप, मिट्टी के बर्तन आदि। लेकिन आज के समय में हस्तकलाओं का महत्व घटता जा रहा है। जब से शहरीकरण बढ़ रहा है और नए नए मशीनों के आने से हस्तकला का महत्व घटता गया है। हस्तकला से
बनने वाले वस्तुओं में बहुत समय लगता है, पर जब मशीनरी आ गई तब से चीज़ें आसानी से बन जाती हैं और समय भी कम लगता है। इसी कारण हस्तकला का महत्व घटते जा रहा है। बच्चों, आज मनुष्य अपने ही बनाए मशीनों के गुलाम हो रहे हैं। हमारी आंखों के सामने ही हमारे हिस्से का काम भी मशीनें छीन कर ले जा रही हैं। मशीनों द्वारा महीनों का काम दिनों का काम कुछ ही घंटों में निपटा लिया जाता है। न ही अधिक मजदूरों की ज़रूरत ही रहती है और न ही समय की पाबंदी, जिससे अच्छे और कुशल कारीगर भी बेकार और बेरोज़गार हो रहे हैं। जैसे कि बदलू बहुत अच्छा और कुशल कारीगर था, लेकिन वह मशीनें आने से मशीनीकरण होने से वह बेरोज़गार हो गया। उस प्रकार तो संवाद लेखन लिखते समय आपको 2 मित्रों के कोई भी नाम ले लेने हैं। जैसे कि मैंने 2 नाम ले लिए, मोहन और सोहन। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि मोहन इस प्रकार कहेगा कि सोहन से, पहले मैं गाँव जाया करता था तो कितनी ही हस्तकला की वस्तुएं देखने को मिलती थी, अब मानो वह लुप्त होती जा रही हैं। सोहन कहेगा, क्यों? मोहन कहेगा, सभी को अब बाजार में उपलब्ध चीज़ें अधिक पसंद आ रही हैं। उन वस्तुओं की चमक, सुंदरता तथा कम कीमतों में उपलब्ध हो जाना आदि लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। तो फिर सोहन कहता है कि फिर जो लोग इन हस्तकला की वस्तुओं का निर्माण करते हैं, वो अब क्या काम कर रहे होंगे? क्या वो बेरोज़गार हो गए हैं? इस प्रकार आप हस्तकला उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है मशीनों के आने से, उसका आप उनके ऊपर वो बेरोज़गार हो रहे हैं या वो मतलब कि हमारे देश की, हमारी संस्कृति से संबंधित है और वो लुप्त तो होती जा रही है, इससे संबंधित संवाद 2 मित्रों के बीच में कर सकते हैं। हमारा तीसरा विषय है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के पत्र आपने लिखे हैं। अनौपचारिक पत्र बहुत ही आसान है। अनौपचारिक पत्र हम अपने पारिवारिक संबंध जिनसे होते हैं, व्यक्तिगत संबंध जिनसे होते हैं, उन्हें लिखते हैं। जैसे कि माता पिता, भाई बहन, परिवार के अन्य सगे संबंधी और मित्रों को अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले ऊपर बाईं ओर आप अपना स्वयं का पता लिखते हैं। जैसे कि मैं अपने मित्र को पत्र लिख रही हूँ तो मैं अपना पता लिखूँगी। उसके नीचे दिनांक लिखने के बाद पत्र में जिसे लिख रही हूँ उसे संबोधित करूँगी कि आदरणीय दादाजी, पूजनीय नानी जी, आदरणीय पिताजी, श्रद्धेय ताऊ जी, आदरणीय भैया, प्रिय दीदी, प्यारे भाई, प्रिय मित्र, इस प्रकार। और संबोधन करने के बाद अभिवादन लिखना होता है। और ये बच्चों आप लोग हमेशा भूल जाते हो अभिवादन लिखना। जैसे आदरणीय दादाजी लिखा है आपने तो प्रणाम, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, इस प्रकार। यदि आप अपने मित्रों को लिख रहे हैं तो नमस्कार, सप्रेम नमस्कार। और अपने छोटे भाई बहनों को लिख रहे हैं तो सस्नेह आशीर्वाद, सुखी रहो, प्रसन्न रहो, इस प्रकार के अभिवादन आप लिख सकते हैं। पत्र के पहले अनुच्छेद में सामान्य शिष्टाचार के शब्द होने चाहिए। जैसे कि आप पहले ही आप लोग व्हाट्सएप पर भी चैटिंग करते हो, फ़ोन पर भी बात करते हो। फ़ोन मतलब पहले ही लाइन में आप विषय पर नहीं चले जाते हो, पहले आप उनसे सामान्य बातचीत करते हो कि आप कैसे हैं, वहाँ का समाचार कैसा है, सब कुशल मंगल है या नहीं। तो आप भी पत्र का जो पहला अनुच्छेद है उसमें सामान्य शिष्टाचार के शब्द लिखेंगे। जैसे कि आप कैसे हैं, आपका पत्र मिला, पढ़कर खुशी हुई, या बहुत दिनों से आपका पत्र नहीं मिला, चिंता हुई इसलिए मैंने पत्र लिखा। आप जैसा चाहें लिख सकते हैं। या वहाँ सब कुशल मंगल तो है, यहाँ और हमेशा वहाँ पूछने के बाद यहाँ सब कुशल मंगल है, ये भी समाचार आपको देना है। उसके बाद जो दूसरा अनुच्छेद होता है वह आपसे आपके विषय से संबंधित होता है कि आपको जो विषय परीक्षा में पूछा गया है उस विषय को विस्तार पूर्वक आपको दूसरे अनुच्छेद में लिखना होता है।
अंतिम अनुच्छेद 1 या 2 वाक्यों में ही होता है। जैसे कि घर में जैसे कि मैं अपने मित्र को पत्र लिख रही हूँ, तो मित्र के माता पिता मेरे चाचा चाची लगेंगे, तो उन्हें मैं प्रणाम करूँगी या चरण स्पर्श करूँगी, और मित्र के छोटे भाई बहनों को मैं अपना प्यार दूँगी। इस प्रकार अनुच्छेद के बाद आप पत्र प्राप्त करने वाले से आपका संबंध लिखेंगे। जैसे कि आप अपने मित्र को लिख रहे हैं तो तुम्हारा मित्र, अपनी बड़ी बहन को लिख रहे हैं तो आपकी छोटी बहन। तो इस प्रकार इसके नीचे अपना नाम लिखें, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से अपना नाम पता लिखने के स्थान पर परीक्षा भवन क ख ग तथा च छ ज इस प्रकार कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अपना नाम न लिखें। यदि आप अपने से बड़े संबंधियों तथा पिता, गुरु, बड़े भाई को पत्र लिख रहे हैं तो प्रशस्ति में पूजनीय, आदरणीय, परम पूज्य आदि लिखें। माता या बहन के लिए लिख रहे हैं तो प्रशस्ति में पूजनीय, आदरणीय तथा परम पूज्या लिखें। अभिवादन में प्रणाम, चरण स्पर्श या नमस्कार लिखें। निवेदन में आपका स्नेहाकांक्षी, आज्ञाकारी, कृपाकांक्षी इस प्रकार। लेकिन यदि आप स्त्री हैं तो स्नेहाकांक्षिणी, आज्ञाकारिणी और कृपाकांक्षिणी इस प्रकार आप लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पत्र के 2 प्रारूप दिए हुए हैं। पत्र लिखने का नया प्रारूप ये है और ये पुराना प्रारूप। पुराना प्रारूप आपको नहीं लिखना है, ये पहले लिखा जाता था, अब ऐसा नहीं लिखा जाता है। पत्र का आपको नया प्रारूप ही लिखना है। भेजने वाले का पता, अर्थात अगर मैं भेज रही हूँ तो मेरा पता, और फिर दिनांक, प्रिय मित्र, नमस्कार या सप्रेम नमस्ते दोनों ही लिख सकते हैं आप। यहाँ 3 पैराग्राफ रहेंगे। पहला कुशल क्षेम पूछने वाला, सामान्य बातचीत वाला, दूसरा विषय का विस्तार, तीसरे अनुच्छेद में आप ऐसी पंक्तियों का, ऐसी वाक्यों का उपयोग करेंगे जिससे कि वो आपके पत्र का जवाब दे। जैसे कि आप लोग भी कोई भी मैसेज किसी को भी देते हो तो आप चाहते हो ना कि आपको वो रिप्लाई करे। उसी प्रकार हमेशा जब भी हम किसी को पत्र लिखते हैं तो हम चाहते हैं कि वो हमारा जवाबी पत्र अवश्य दे। उसके बाद तुम्हारा परम मित्र और नाम की जगह लेकिन आपको परीक्षा में नाम नहीं लिखना है। क ख ग च छ ज ट ठ ड कोई भी 3 अक्षर आप बिंदु लगाकर लिख सकते हैं। आपको पत्र लेखन के लिए विषय दिया गया है विदेश यात्रा पर जाने वाले मित्र को मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए पत्र लिखिए। तो आप इस प्रकार लिख सकते